अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, आज हमारी सबसे पहली स्टोरी है वो है मंशियात के हवाले से। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से कुछ जुड़ी हुई ऐसे हकायक सामने आते जा रहे हैं कि जिन्हें देख के हम तो यकीनन हैरान परेशान हो गए हैं, लेकिन जब हम आपको बताएंगे तो शायद आपके पैरों तले से जमीन निकल जाए। साजिद हसन साहब बहुत ही रिस्पेक्टेड एक्टर हैं हमारे, लेकिन उनके बेटे की जो हरकत सकनात हैं वो बहुत ही कुछ अजीबो गरीब हैं। वो तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 2400 ग्राम के करीब वो खरीदते थे वीट, जो मंशियात का ही एक टाइप आप कह सकते हैं, और 1400 ग्राम तो सिर्फ ये अरमगान लड़का उनसे ले जाया करता था। ये जब बेचते थे तो पैसे किस अकाउंट में आते थे, कौन से लोग थे जिनसे ये मंशियात खरीद रहे थे, और साजिद हसन साहब ने अपने बेटे पे चेक क्यों नहीं रखा? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि जहां पैसे जा रहे थे वहां 101% पता होना चाहिए था साजिद हसन को कि उनका बेटा क्या कर रहा है। ये डिटेल से स्टोरी आपको बताते हैं, जानिए जावेद चौधरी साहब से। यार इस तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले लाहौर के अंदर एक फंक्शन हुआ है, जापानीज एम्बेसी ने किया है, मैं उसका जिक्र करना चाह रहा हूँ। सो गैस्तो इकीबाना, ये इकीबाना जो एक टेक्निक है जिसके अंदर फ्लावर को अरेंज किया जाता है, अरेंजमेंट होती है फ्लावर्स की, बड़ा खूबसूरत किस्म का होता है। जो जापान की रवायात हैं और कुछ उनकी टेक्निक्स हैं वो बड़ी मजे की है। जैसे इकीगाई एक उनकी टेक्निक है, उसके साथ ये है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर कैसे कर सकते हैं इकीगाई के जरिए। इसी तरह एक टेक्निक है फंक्शुए। अब जो फंक्शुए टेक्निक है उसके तहत ये होता है कि आपका एक कमरा है, ड्राई सा कमरा है, उसके अंदर अगर आप एक साइड पे एक पौधा लगा देंगे तो उससे जो एक एनर्जी है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो पॉजिटिव एनर्जी आप अपने वर्क प्लेस के ऊपर, अपने घर के अंदर कैसे उसको पैदा कर सकते हैं, कैसे उसको इन्हांस कर सकते हैं। तो ये इकीबाना का एक फंक्शन हुआ है। जो नए सफीर हैं जापान के वो पाकिस्तान आए हैं और उन्होंने इसका इफ्तिताह किया है। मैं वो फंक्शन देख रहा था, आप यकीन करें कि बड़ा मजा आया। अब जो जापानीज है उनका ताल्लुक जो पाकिस्तान के साथ है वो बड़ा मजे का ताल्लुक है। जापानीज एक तो पाकिस्तान के अंदर ह्यूज इन्वेस्टमेंट है जापान की, यानी आप सिर्फ होंडा की और टोयोटा करोला की अगर आप इन्वेस्टमेंट देख लें तो उसी से आप अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जापान ने कितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है। और इसके साथ साथ हर लिहाज से इमदाद भी पाकिस्तान की करते रहते हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे इदारे भी चला रहे हैं। लेकिन जापान का एक कल्चर है कि वो शो ऑफ नहीं करते, वो ये नहीं बताते कि देखें जी हमने कितनी मेहरबानी आपके ऊपर की। इसके मुकाबले में अमेरिका, उसके साथ बड़े पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात हैं, लेकिन आप देख लें कि अमेरिका ने यहाँ पे कोई कारखाना लगाया हो पाकिस्तान के अंदर, या पाकिस्तान की इकॉनमी को इन्हांस करने का, ये बेहतर बनाने का उन्होंने फार्मूला अगर पाकिस्तान को दिया हो। चाइनीज भी पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, लेकिन चाइनीज क्या कर रहे हैं, कर्जा दे रहे हैं पाकिस्तान को, और हर चीज़ जो है वो कर्जे के ऊपर है। गवादर का एयरपोर्ट बना है, मकरूज है पाकिस्तान, सी पैक बन रहा है, मकरूज है पाकिस्तान। जबकि जापान ने इतनी ज़्यादा फैसिलिटेशन पाकिस्तान के लिए की है और उसकी बाकायदा एक बैकग्राउंड है। अगर आप पिछले 70 साल से या 60 साल से या 45 साल से या 50 साल से जापान का जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकॉनमी में वो आप देखेंगे तो आप हैरान ही रह जाएंगे। तो जापानीज एम्बेसी जो है इस टाइप के फंक्शन करती रहती है, लेकिन किसी जगह पे शो ऑफ नहीं करती। तो आज मैं इसलिए जिक्र करना चाह रहा था कि फंक्शन बड़ा अच्छा था, और मेरा ख्याल है इकीबाना के ऊपर जो फंक्शन है पूरे पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए, और इसी तरह जापान एम्बेसी की मदद से होने चाहिए, ताकि जापान का जो कल्चर है पाकिस्तान के अंदर नजर भी आए और पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात जापान के साथ ज़्यादा बेहतर बनाने चाहिए। उसका फ़ायदा ये है कि जितना हम जापानीज सोसाइटी से सीख सकते हैं हम किसी और सोसाइटी से नहीं सीख सकते, क्योंकि जापान बाकायदा अफेक्ट करता है लोगों के जहन पे, लोगों के कल्चर के ऊपर। और मैं वहाँ पे कई बेशुमार मरतबा गया जापान के अंदर, आप यकीन करें कि जो जापानीज कौम है वो बड़ी शानदार है। यानी आप उनकी सफाई देख लें, आप उनकी आजिज़ी और इंकसार देख लें, उनके वर्क एथिक्स देख लें, फिर उनका जो स्ट्रक्चर है फैमिली का वो देख लें, आपको हैरान ही कर देगा। आप देखें होंडा कितनी बड़ी कंपनी है, लेकिन जो होंडा का मालिक है वो 16 मरले के घर में रह रहा है, और अगर आप उसके घर को विजिट करें तो आपको हैरत होगी कि इतनी बड़ी कंपनी, उसका मालिक जो है उसका जो बैकग्राउंड है वो कितना हम्बल है और उसकी लिविंग कितनी हम्बल है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लोगों को जापान जाना चाहिए और जापान का जो कल्चर है उसको विजिट करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि किस तरह छोटी छोटी चीज़ों को वो डेवलप करके किस तरह अपने पूरे एनवायरमेंट को चेंज कर देते हैं। तो मैं एक मुबारकबाद पेश करता हूँ जापानीज एम्बेसी को भी, जापानीज एम्बेसडर को भी, नए आए हैं वो, और जिस तरह उन्होंने इस टाइप के फंक्शंस करने शुरू किए हैं, फीते काटने शुरू किए और जाके पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू किया, लोगों को अपने कल्चर से मुतारफ करवाना शुरू किया। मेरा ख्याल आने वाले दिनों में इसका बड़ा फायदा होगा। ठीक है। और वैसे हमने थोड़ा सा कल्चर अडॉप्ट किया भी है, वज़ीर आज़म साहब ये ऊ वाला कल्चर जापान से लेके आए थे। अच्छा जैसे अपनी मेन स्टोरी पे आ जाते हैं। अब ये बाजिल और याहिया से खरीद रहे थे मंशियात जो हैं, ये साजिद हसन साहब के बेटे साहिर, जिनका नाम है साहिर खान जो है ना, साहिर हसन। तो दिन के वक्त कल शाम को हमने एक स्टोरी भी की थी इसके ऊपर, लेकिन अब साहिर हसन जो है ना वो उसकी गिरफ्तारी इस तरह हुई थी कि जो अरगमान लड़का जब उसको गिरफ्तार किया गया, उससे पूछा गया कि आपको ये वीट या फिर ये आपको मंशियात सप्लाई कौन करता था, तो फिर उसने साहिर हसन का नाम लिया। तो उसके बाद छापा मार के साहिर हसन को गिरफ्तार कर लिया गया, और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसने तस्लीम कर लिया कि जी मैं तकरीबन 13 साल से मंशियात इस्तेमाल कर रहा हूँ, खुद वीट पी रहा हूँ, और 2 साल से मैंने फिर इसकी फरोख्त करनी शुरू की क्योंकि इसके अंदर मुनाफा बहुत ज़्यादा है। तो अब वो 2 लड़के हैं, बाजिल है और याहिया है, उससे ये खरीदता था। वो सप्लायर है, मेन सप्लायर है, वो कहीं से लेके आता थे, बाहर से लेके आते थे या किसी और जगह से लेके आते थे, उनके पास ये बल्क में मौजूद होती थी, ये उनका खरीदार था। और खरीदने के लिए ये 2 कोरियर कंपनीज है जिनको इस्तेमाल करते थे, 4 से 5 लाख रुपए देता था एक कंसाइनमेंट के लिए, और फिर वो ज़ाहिर सप्लाई हो जाती थी, इनको आधा किलो की एक सप्लाई होती थी अमूमन। तो अब ये जो टोटल है तकरीबन 2400 ग्राम बनता है, तकरीबन ये कहता है 2400 ग्राम मैं उनसे हर महीने लेता था, और हर मरतबा 4-5 लाख रुपए, मसलन ये ज़्यादा 20-1 लाख रुपए उनको पे करता था। लेकिन जो मार्केट के अंदर जो बेचता था वो 1 ग्राम ये
ये 10,000 रुपये में बेचता था, जो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की रकम बनती है, बहुत बड़ी ह्यूज रकम है। और फिर इसने इंकशाफ किया कि जो अरगमान था वो 1400 ग्राम वो खरीदता था। अब वो अगर खुद 1400 ग्राम इस्तेमाल कर रहा है तो हैरान कौन बात है, क्योंकि इतना पी के इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो मेरा ख्याल है पार्टीज करता होगा, डेफिनेटली पार्टीज करता होगा, हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर कर रहा है, खुद फरोख्त भी मैं भी करता हूँ, फरोख्त भी करता हो, जाहिर हो सकता है, लेकिन वो इतना अमीर आदमी मुझे लगता है कि फरोख्त करेगा, लेकिन वो पार्टीज अपने घर में करता था, तो उन पार्टीज के अंदर मेरा ख्याल ये मंशियात इस्तेमाल होते थे। अब इसके अंदर जब वो ज्यादा अमाउंट में बेच लेता था तो जो पैसा आता था 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया, तो वो अपने अकाउंट में नहीं रख सकता था, तो जो साजिद हसन साहब का मैनेजर था उसके अकाउंट में ये पैसे आते थे। अब ये बड़ी अजीब सी गरीब सी बात है कि साजिद हसन साहब जो हैं इतने बड़े एक्टर हैं और अच्छे ज़बरदस्त एक्टर हैं, मैं बड़ा दिल से उनका एहतराम भी करता हूँ और फैन भी हूँ मैं उनका बहुत ज़्यादा। अब उनका मैनेजर जो है उनके अकाउंट में इतने पैसे आ रहे हैं और साजिद हसन साहब को पता नहीं चल रहा। फिर उनका जो बेटा है वो एक आम सा मॉडल है और कोई बड़ा उसका काम भी नहीं है, उसका जो लेविश किस्म का लाइफस्टाइल है और जिस तरह वो ज़िंदगी गुजार रहा है मज़े से और अपने बाप से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा है, तो वालिद को पता तो होना चाहिए था कि मेरा बेटा क्या काम कर रहा है, कौन सा ऐसा तीर चला रहा है जिसकी वजह से उसके पास पैसे आ रहे हैं। फिर जो मेरा मैनेजर है उसके अकाउंट में पैसे, मेरे बेटे के पैसे क्यों आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उसको ये बात पता होनी चाहिए साजिद साहब को। साजिद साहब ने या तो जानबूझ के इग्नोर किया इसको या फिर वो इनके साथ मिले हुए थे, ये बहुत ही सादा है कि इनको पता नहीं चल सका अपने बेटे के बारे में। अब अगर ये उनके साथ मिले हुए नहीं थे तो फिर ये जो अपने बेटे की फौरी तौर पर जमानत करवाने के लिए आए और इन्वेस्टिगेशन में जब इनके साथ खड़े हो रहे हैं तो ये चीज़ बड़ा फिशी कर लेती है मामला को, तो है बड़ी होलनाक स्टोरी। वैसे चौसा वैसे एक अजीब सी बात है कि ये अरमगान के वालिद साहब भी कहते हैं मुझे अपने बेटे पे फख्र है और उनका बेटा क्या कर रहा था सबको पता है, साजिद साहब भी अपने बेटे का साथ दे रहे हैं, दोनों के बेटों का लाइफस्टाइल बहुत अप था, वालिदैन को बहुत कुछ शायद मालूम होगा लेकिन उसके बावजूद रोका नहीं गया। तो कि एलीट क्लास में थोड़ा सा बच्चों के ऊपर सख्ती कम होती है क्या? मेरा ख्याल है बिगड़े हुए बच्चे हैं। अच्छा, ये मैं अक्सर जो पेरेंटिंग के जो सेशंस होते हैं ना मेरे, उसमें मैं उनको एक चीज़ बताता हूँ कि आप अपने बेटे को या अपने बच्चे को जैसा देखना चाहते हैं वैसे आप खुद हो जाए, क्योंकि इंसान अपने वालिदैन से सीखता है, देख के सीखता है। तो इन लोगों ने शायद ये स्टाइली लाइफ का ये देखा होता है, इसलिए बेरारो हो जाते हैं। वैसे तो अल्लाह ताला मुश्किल वक्त से बचाए किसी को भी, किसी का बच्चा भी बिगड़ सकता है किसी वक्त भी, और आपके लिए वो मुश्किल ज़िंदगी को कर सकता है। अल्लाह ताला साजिद साहब का ये जो इम्तहान है उसको उसकी शिद्दत में कमी करे। लेकिन बहरहाल ये है पाकिस्तान के अंदर जो एलीट फैमिलीज़ हैं जिनके पास पैसा हुआ है, मेरा ख्याल है उनके पास कोई मॉरल अथॉरिटीज़ नहीं है, वो कम हो गई। तो जब मोरालिटी कम हो जाती है तो फिर उसका ये इफेक्ट आता है कि आप अपने बच्चों के जो गलत काम है उनको भी डिफेंड करने पर मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, अब अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं जी कि पाकिस्तान को बहुत ही ज़हमत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अब टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, एक मैच है लेकिन वो मैच भी सिर्फ सेरेमोनियल रह गया। बेसिकली न्यूजीलैंड और इंडिया दोनों सेमीफाइनल के लिए आगे पहुंच चुके हैं और वो जो हमने ये सोचा होता है ना हमेशा हर दफ़ा कि ये इससे हरा दे और वो उससे जीत जाए तो हम यहां तक आगे पहुंच जाएंगे, तो वो भी सिलसिला अब खत्म हो गया। लेकिन इस बुरी हार का नतीजा जो हम भुगत रहे हैं इसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तानी कौम के साथ ये जो हुआ है, हम ये कहेंगे कि इसका जिम्मेदार हम किसको ठहरा सकते हैं? मुख्तलिफ चीज़ें हैं जी कि टीम सिलेक्शन गलत थी, हमारा रन रेट ही बहुत स्लो था, या हमारे अंदर टैलेंट ही खत्म हो चुका है, या हमारे यहाँ ग्रुपिंग मौजूद है, जो सीनियर खिलाड़ी है वो ग्रुपिंग करते हैं, या हमारी सिलेक्शन कमेटी ही इस काबिल नहीं थी, या सिफारिशों पे बंदे सेलेक्ट किए गए। ये पूरी स्टोरी मैं थ्रो कर रहा हूँ जावेद चौधरी के पास और मैं जानना चाहता हूँ उनसे कि उन्होंने इस मुल्क में इतना टाइम गुजारा है, इस क्रिकेट को इतने अरसे से वो देखते आ रहे हैं, आपको जिम्मेदार कौन लगता है कि पाकिस्तान के साथ ये क्यों हुआ? ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। जब आप नॉन प्रोफेशनल लोगों को लेके आएंगे और दूसरा क्रिकेट के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोग हैं जो इस पैसे में अपना हिस्सा हासिल करना चाहते हैं, यहाँ पे पर्चियाँ चलती हैं, यहाँ पे फेवरेटिज्म चलती है। खिलाड़ी जो होता है, याद रखें, जो बड़ा खिलाड़ी होगा उसके अंदर एरोगेंस होगी, उसके अंदर थोड़ा सी अकड़ होगी। तो जब कोई खिलाड़ी अकड़ का मुजाहरा करता है तो हम उसको उठा के साइड पर रख देते हैं, जब ये नहीं देखते कि उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। और यहाँ पे खुशामदी कल्चर है, तो जो खिलाड़ी खुशामद कर रहा होता है हम उसको कहते हैं बड़ा ज़बरदस्त है, इसको शामिल करें। फिर मीडिया के अंदर आके मैनिपुलेट कर लेते हैं खिलाड़ी, हम उसको भी यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा चलता है और उस पैसे से भी बहुत सी चीज़ें खरीदी जाती हैं। फिर यहाँ पे बुकीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और उनका भी एक इन्फ्लुएंस है, वो भी है। दूसरा ये है कि हमारी जो क्रिकेट है अनफॉर्चुनेटली ये बेसिकली टेस्ट क्रिकेटर्स होते थे जो विकेट के ऊपर 2-2 दिन 3-3 दिन खड़े रहते थे।